Hello students, welcome to you all in this video. So students, today I am going to start the chapter of your civics book. The chapter name is Electoral Politics. So students, I will explain this chapter in both languages, Hindi and English, so that you can understand it well. So let's start. So students, first have a look at the overview of this chapter. In chapter 1 we have seen that in a democracy, तो इससे पहले के चैप्टर में हमने देखा था, पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पर लोकतंत्र होता है, लोग वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं, इट्स नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली. तो यहाँ पर जो नागरिक होते हैं, लोग होते हैं, वो उनके लिए ना पॉसिबल है और ना आवश्यक है डायरेक्ट रूल करना या शासन करना. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज आर टाइम्स इज़ फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. और यहाँ पर देखिए, जो लोग हैं उनका शासन चलता है, पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि जो उनके नेतृत्व करते हैं, जो उनके लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं उनके एरिया से, जिन्हें बोला जाता है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड. तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कैसे ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये जो MP या MLAs होते हैं, इन्हें कैसे चुना जाता है. वी बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन अ डेमोक्रेसी. और हम ये जानेंगे कि एक डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, वो क्यों ज़रूरी हैं और क्यों लाभदायक हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन अमंग पार्टीज सर्व द पीपल. और साथ ही जानेंगे जो ये आपके कंपटीशन होते हैं, चुनावी जो एक हिसाब से विभिन्न दलों के बीच प्रतियोगिता होती है चुनाव जीतने की, तो कैसे ये लोगों को सर्व करती हैं. वी देन गो on to ask what makes an election democratic. और साथ ही जानेंगे कि कैसे जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं. द बेसिक आइडिया हेयर इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन. तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे एक लोकतांत्रिक जो चुनाव होते हैं और एक जो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, यानी जहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता, वहाँ के जो इलेक्शंस होते हैं, दोनों में डिफरेंट दिखेंगे. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू असेस इलेक्शंस इन इंडिया. तो बाकी इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस क्या है. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज मेन टॉपिक. हियर लेट्स बिगिन विद वन स्टोरी हेयर. सो सबसे पहले आप एक स्टोरी देखेंगे यहाँ पर, जो एक अखबार में छपी हुई जो न्यूज़ है, उसमें क्या है, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा. जो हरियाणा में असेंबली इलेक्शन हुए थे उसकी खबर छपी थी अखबार में. ये स्टोरी क्या है, द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट एंड एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर पास्ट 5 hours इन अ चौक ऑफ द टाउन इज़ वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम. तो देखिए, जो एक यहाँ पर प्रतीक्षा कर रही है एक भीड़. तो किसकी प्रतीक्षा कर रही है, नेता की कर रही है. कितना, कब से, पिछले 5 घंटों से. द ऑर्गेनाइजर्स एश्योर एंड रीअश्योर द क्राउड दैट ही वुड बी हेयर एनी मोमेंट्स. तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वहाँ पर, जो आयोजक हैं, वो भीड़ को समझा रहे हैं बार बार कि कभी भी जो नेताजी हैं वो आ सकते हैं. द क्राउड स्टैंड अप वेन एवर अ पासिंग व्हीकल कम्स दैट वे. तो जो क्राउड वहाँ पर बैठी हुई है, भीड़, वो आने जाने वाले सभी वहाँ के वाहनों को देख रही हैं और बार बार खड़े उठ के देख रही है कि कहीं नेताजी आ तो नहीं गए हैं. इट अराउजेज होप्स दैट ही हैज़ कम. और उनमें एक जो उम्मीद है वो झलक रही है.
द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, और लीडर कौन है जिसका इंतजार किया जा रहा है? देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, जो हरियाणा संघर्ष समिति एक दल है उसके ये चीफ हैं, मुख्य लीडर हैं। हु वाज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। तो इनकी जो मीटिंग थी करनाल में थर्सडे नाइट, द 76-year-old लीडर, 76 साल के हैं, इज़ अ वेरी बिजी मैन दीज डेज, और आजकल काफ़ी बिजी हैं। हिज डे स्टार्ट एट 8 AM, 8 बजे सुबह से उनका शुरू हो जाती है सुबह, एंड एंड्स आफ्टर 11 PM। तो देखिए सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बिजी रहते हैं वो अपनी मीटिंग्स में। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग, और अभी तक देखिए वे सुबह से 9 इलेक्शन मीटिंग्स एड्रेस कर चुके हैं, यानी कि उसमें भाग ले चुके हैं। बीन कंसिस्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग्स फॉर द पास्ट 23 months एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस इलेक्शन। देखिए ये अभी की बात नहीं है, पास्ट 23 months यानी कि पिछले 23 महीनों से वे क्या कर रहे हैं? मीटिंग्स कर रहे हैं, चुनावी तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले जो चुनाव हैं इनके उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो उस राज्य में चुनाव होने वाले हैं। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। देखिए 1987 के जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं हरियाणा में, उसकी न्यूज़ है। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। 1982 से यहाँ पर किसकी गवर्नमेंट है? ये थी आपकी कांग्रेस पार्टी की। और उसके बाद देखिए 5 साल बाद अब इलेक्शन होने वाले थे वहाँ पर 1987 में, 1987। तो उसी की कौन तैयारी कर रहे हैं? मिस्टर देवीलाल, चौधरी देवीलाल, देन एन अपोजिशन लीडर। देखिए ये एक अपोजिशन लीडर हैं। लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसे नाम दिया इन्होंने न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी लोक दल, और इन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम था लोक दल। हिज पार्टी ज्वाइंड अदर ओपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शंस, और इनकी जो पार्टी है कई और भी दल इन्होंने ज्वाइन कर लिए। कोलिशन गवर्नमेंट आपने पढ़ा था कि कई दल मिल जाते हैं जब। इन द इलेक्शन कैंपेन्स देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन, देखिए एज आई होप यू नो, इन ऑल द कैंपेन्स लीडर्स दे प्रॉमिस्ड मैनी थिंग्स टू द पीपल। तो यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी प्रॉमिस किए, क्या किए देखते हैं। इफ दे वुड वॉन द इलेक्शन द गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो उनकी सरकार क्या करेगी अगर देवीलाल जीतते हैं? तो जो लोन्स हैं फार्मर्स के, जो कर्जे हैं, और जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके जो कर्जे हैं उन्हें माफ़ कर देगी। ही प्रॉमिस्ड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट, और यही उनकी गवर्नमेंट बनने के बाद पहला कार्य होगा, पहला एक्शन होगा। सो स्टूडेंट्स, द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। तो उस समय देखिए जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उससे लोग खुश नहीं थे। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस, और वो किससे? देवीलाल के प्रॉमिस से, उनकी जो वादा था लोगों से, उससे काफ़ी अट्रैक्टेड थे। सो व्हेन इलेक्शंस वेर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स अलाइज। तो देखिए उन्होंने अत्यधिक रूप से फेवर किया किसका? लोकदल का, जो कि देवीलाल जी की पार्टी थी, एंड इट्स अलाइज, और उससे जो जुड़े हुए दल थे, गठबंधन जिन्होंने बनाया हुआ था। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वॉन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स। तो देखिए कितना बहुमत यहाँ पे प्राप्त हुआ कि उन्होंने 76 सीटें जीती टोटल 90 सीटों में। इन द स्टेट असेंबली लोकदल अलोन वॉन 60 सीट्स, और इसमें देखिए ये तो अलाइज के हैं जो बाकी दल मिलके जीते थे, और इन्हीं 76 में जो लोक दल थे अगर बात करें उनके खुद के अकेले कितने वो सीट्स मिली उन्हें? 60 सीट्स, एंड दस हैड अ क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली। और इस तरह देखिए उन्हें मेजॉरिटी मिल गई, जैसे हाफ होनी चाहिए मेजॉरिटी के लिए सीट्स, तो यहाँ पर हाफ से बहुत ज़्यादा हैं, तो असेंबली में उनकी सरकार बन गई। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स, और देखिए as people were unhappy with the existing Congress government,
सो दे कुड विन ओनली 5 सीट्स, तो उन्हें केवल 5 सीट्स पे ही जीत मिली, तो केवल 5 सीट वो जीत पाए और बाकी किसकी सरकार बन गई अब यहाँ पर, लोक दल की। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड। देखिए जब मेजोरिटी की यहाँ पर नई सरकार बन गई तो जो उस समय वहाँ पर करंट चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, देखिए स्टेट में होती है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके जो विधायक होते हैं उन्हें कहा जाता है एमएलए। तो एमएलए ऑफ लोक दल चूज देवीलाल एज देयर लीडर, तो जिनकी सरकार बनती है उनके जितने भी एमएलएज होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में वही चूज करते हैं अपने लीडर को, जो होता है जो बनता है आपका चीफ मिनिस्टर। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर, और इस तरह गवर्नर ने देवीलाल को क्या बना दिए, न्यू चीफ मिनिस्टर। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और इस तरह वो क्या बन गए, चीफ मिनिस्टर। एज सुन एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर हिज गवर्नमेंट इश्यूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर। देखिए अब सत्ता आ गई इनके हाथ में, देवीलाल मिस्टर देवीलाल जी के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो अब देखिए अब होता है यहाँ से गवर्नमेंट के जो वर्क होते हैं। हिज गवर्नमेंट इश्यूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, तो उन्होंने उनका ऋण मुक्त कर दिया, कर्ज माफ़ कर दिया, किसका, छोटे किसानों का, एग्रीकल्चरल लेबर्स जो कृषक मजदूर थे, एंड स्मॉल बिजनेसमैन्स जो छोटे छोटे वहाँ पर व्यापारी थे। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years, और देखिए उनकी पार्टी ने कब तक रूल किया, 4 साल तक। द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991 बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, और 1991 के इलेक्शंस में देखिए क्या हुआ, इनकी पार्टी जीत नहीं पाई। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन, और नेक्स्ट जो इलेक्शंस हैं वो फिर से किसने जीते, कांग्रेस पार्टी ने। सो स्टूडेंट्स, आई होप थ्रू दिस स्टोरी you have understood how गवर्नमेंट चेंज, कैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, कैसे बनती है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। So students, next topic is why do we need elections? हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है? Elections take place regularly in any democracy. There are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives. तो बात करें पूरे विश्व में तो यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, और जो लोग होते हैं यहाँ पर जो पीपल होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव्स नेता चुनते हैं। वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, और हम ये पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में भी कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर लोग जहाँ पर चुनाव तो होते हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, लेकिन हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है? लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। तो इसे हम समझ सकते हैं अगर हम एक ऐसे डेमोक्रेसी की बात करते हैं जो किसके बिना है, इलेक्शंस के। अ रूल ऑफ पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस। तो बात करें अगर बिना इलेक्शन के तो क्या होगा, देखिए यदि सारे लोग वहाँ पर बैठते हैं रोज़ और कोई डिसीजन लेते हैं, यानी कि रोज़ बैठ रहे हैं, रोज़ डिसीजन ले रहे हैं, बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1 दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन मैनी लार्ज कम्युनिटीज़। देखिए अगर कम लोग हों और वो लोग बैठकर कोई डिसीजंस लें अपने सोसाइटी के लिए तो हम कह सकते हैं पॉसिबल है, लेकिन अगर एक लार्ज कम्युनिटी की बात करें, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, तो इसमें लोगों का साथ बैठकर कोई ख़ास मुद्दे पर डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल है। नॉर
इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स। और ऐसा भी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के पास टाइम हो और नॉलेज हो कि वो सभी मैटर्स पे, देखिए मैटर्स कई तरह के होते हैं, अपनी परेशानियां होती हैं, किसानों का अपना मैटर है, बेरोजगारों का अपना मैटर है, बिजनेसमैन्स का अपना मैटर है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इतनी ज़्यादा नॉलेज हो कि इन सभी में अपनी राय दे सके, अगर वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहीं पे कंट्री में बैठ के अगर डिसीजन लेते हैं। पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो देखिए तभी जो है डेमोक्रेसीज जो है हमारे लोकतांत्रिक देश, वहाँ पर जो लोग हैं उनका रूल होता है उनके नेताओं के थ्रू, उनके द्वारा। इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस? क्या ऐसा भी कुछ तरीका है डेमोक्रेटिक जिसमें बिना चुनाव के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाए? लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। तो चलिए एक विचार करते हैं और सोचते हैं एक ऐसे डेमोक्रेटिक एक ऐसे प्लेस पे जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किसके बेसिस पे चुने जाते हैं? उम्र और अनुभव के आधार पर, एज एंड एक्सपीरियंस। और अ प्लेस या ऐसा प्लेस जहाँ पर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज, जहाँ पर उन्हें चुना जाता है उनकी शिक्षा और ज्ञान के आधार पे। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल। तो देखिए वहाँ पर क्या होगी, काफ़ी मुश्किल होगी ये डिसाइड करने में कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस है और कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज़। लेकिन हम कह सकते हैं कि लोग इस डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस। और साफ तौर पे कहें, सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस। तो ऐसे प्लेस पे चुनाव की ज़रूरत ही नहीं होगी अगर ऐसा हुआ तो। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? देखिए अगर मान लिया ऐसा हो और ऐसे ही सरकार बनाई जाए नॉलेज और एजुकेशन के आधार पे, तो हम उसे डेमोक्रेसी कहेंगे। हाउ डू यू फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? तो हम कैसे ये ढूंढ पाएंगे कि जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लाइक करते हैं या नहीं करते हैं? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? और कैसे हम इंश्योर होंगे, सहमत होंगे कि ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्हें एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पे बनाया गया है, तो वो लोगों के जो विशेष हैं, इच्छाएं हैं, उसके आधार पे काम करेंगे? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? और कैसे श्योर होगा कि जो भी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोग उन्हें नहीं चाहते तो वो नहीं रहेंगे वहाँ पर? क्योंकि देखिए इसमें लोगों का तो ज़्यादा होगा नहीं, केवल एजुकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पे बनाया है। तो अगर कोई ऐसा नेता है जिसे लोग नहीं चाहते, वो भी बना रह सकता है। दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ़ दे विश टू डू सो। सो यहीं पर देखिए इस कंडीशन में एक हमें ज़रूरत है एक ऐसे मैकेनिज्म की जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने एक रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि एक लगातार अंतराल पर, और उन्हें चेंज भी कर सकें अगर वो काम नहीं कर रहे हैं। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शंस, और इसी को कहा जाता है इलेक्शंस या चुनाव। देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इस तरह जो चुनाव हैं वो बहुत ही आवश्यक माने जाते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। तो एक इलेक्शंस में जो वोटर्स होते हैं, जो आम नागरिक वोट करते हैं, उनके पास कई चॉइसेस होती हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो उसे चुन सकते हैं जो
नए नियम बनाए उनके लिए, नए कानून बनाए, क्योंकि कानून आपके कौन बनाते हैं? जितने भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जब आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में बैठते हैं तो वो सभी मिलकर लॉ बनाते हैं। तो अगर आपके चुने हुए हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग लॉ बनाएंगे। दे कैन चूज हु विल फॉर्म दी गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। और देखिए डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो लोग हैं वो चुन सकते हैं उस गवर्नमेंट को जो बड़े फैसले ले। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। और उस पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी पॉलिसीज गवर्नमेंट और जो लॉ मेकिंग है उसे गाइड करे, उसे योगदान दे। सो स्टूडेंट्स, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। यानी कि क्या है जो एक इलेक्शन को क्या बनाता है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक बनाता है। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, कई तरह से हो सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड्स ऑफ इलेक्शंस। और जो लोकतांत्रिक देश नहीं भी हैं, जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर भी कुछ तरह के इलेक्शंस होते ही हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस? तो हम कैसे तुलना करेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की अन्य तरह के इलेक्शन से या अन्य तरह के चुनाव से? वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1। तो देखिए हम इस प्रश्न को पिछले चैप्टर 1 में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। वी डिस्कस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड बट दे कांट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो कई देश हैं जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं बट वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है इलेक्शन का, क्योंकि वहाँ पर जो मेजर पार्टी होती है उसी की चलती है सारी, और बाकी किसी पार्टी की वहाँ पर नहीं चलती है। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे न्यूनतम जो कंडीशंस हैं, जो परिस्थितियाँ हैं ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की, एक जो लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं उसकी कौन सी जो न्यूनतम योग्यताएं हैं, कंडीशंस हैं यानी कि परिस्थितियां हैं। फर्स्ट, जो आपके डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं, देखिए क्या कंडीशन है पहली, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। तो हर कोई होना चाहिए यानी कि योग्य होना चाहिए चुने जाने के। दिस मीन दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। और ये कब होगा? जब हर किसी नागरिक का एक वोट होगा और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होगी। सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर। देखिए जो भी पार्टीज हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको जो चुनाव है वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से लड़ने का अधिकार होना चाहिए, ताकि जो वोटर्स हैं वो रियल चॉइस उन्हें मिल पाए। थर्ड, द चॉइस शुड बी अफोर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। और ये जो चॉइस है एक नियमित अंतराल पर ये ऑफर होते रहने चाहिए। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। इसके लिए देखिए क्या है, जो इलेक्शंस हैं वो एक निश्चित अंतराल के बाद होते रहने चाहिए। जैसे इंडिया में क्या होता है, हर 5 साल बाद आपके लोकसभा इलेक्शंस होते हैं और आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं, जिसमें आपके पास चॉइस होती है सरकार बदलने की या जो प्रेजेंट सरकार है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट उसे कंटिन्यू करने की। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। और देखिए जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं वहाँ पर जो कैंडिडेट है वो लोगों द्वारा चुना जाना चाहिए। फिफ्थ, इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। जो इलेक्शंस हैं वो बिल्कुल कैसे आयोजित होने चाहिए, स्वतंत्र और स्वच्छ रूप से, यानी कि जिसमें किसी भी तरह की गलती ना हो, कोई भी वहाँ पर धांधली ना हो। वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश, ताकि जो लोग हैं वो
जिसे चुनना चाहते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव्स उसे ही चुन सकें, उन पर किसी भी तरह का दबाव ना हो। दीज माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशंस। देखिए ये जितनी भी कंडीशंस हमने देखी ऊपर 5 कंडीशंस काफ़ी सरल और ईजी लगती हैं, बट देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। लेकिन कई ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पर वन पार्टी रूल भी चलता है, वहाँ पर इस तरह की कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशंस टू द इलेक्शंस हेल्ड इन आवर कंट्री। तो ये जो भी कंडीशंस हैं उसके आधार पर हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस होता है उस पर हम चर्चा करेंगे, टू सी इफ वी कैन कॉल दीज डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, और जानेंगे कि कैसे इन्हें डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहा जाता है। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होता है क्या वो अच्छा है? सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस टॉपिक। इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। तो जैसा कि आपको पता ही है जो चुनाव होते हैं वो पूरा पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होता है, एक चुनावी प्रतिस्पर्धा होती है। दिस कॉम्पिटिशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स, कई तरह से होती है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कॉम्पिटिशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, और सबसे जो इसका सीधा सा जो स्वरूप है वो है पॉलिटिकल पार्टी के बीच कंपटीशन, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? चुनावी क्षेत्र, जहाँ से जो आपके एमएलएज एमपीज चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र को बोला जाता है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि उनका चुनाव क्षेत्र। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन्स अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। तो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई तरह के नेता आते हैं अलग अलग पार्टीज से। इफ देयर इज नो कॉम्पिटिशन इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। अगर इलेक्शंस में कॉम्पिटिशन नहीं हुआ तो ये पॉइंटलेस हो जाएंगे, कोई भी इनका मतलब नहीं रहेगा। बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स? क्या ये सही है? क्लियरली, साफ तौर पे एन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हैव मैनी डिमेरिट्स। जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स है उसमें कई डिमेरिट्स भी हैं। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। देखिए इससे क्या होता है, कई तरह की डिसयूनिटी आती है, अनेकता आती है। फैक्शनलिज्म होता है आपका दलबंदी, यानी विभिन्न तरह के दल बन जाते हैं, क्योंकि देखिए एक ही सोसाइटी में कुछ लोग जो विचार होते हैं वो नहीं अलग अलग होते हैं। कुछ लोग किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग किसी पार्टी को, तो एक तरह से वहाँ पर दल बन जाते हैं, दलबंदी हो जाती है। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग वन ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। तो आपने भी सुना होगा पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में, जो हमारे आसपास के लोग बातें करते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। तो ये देखिए क्या करते हैं, एक दूसरे पर एलिगेशन यानी कि आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। और कई बार देखिए जो पार्टीज होती हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं तो काफ़ी तरह के अनैतिक ट्रिक्स भी वो यूज़ करते हैं टू विन इलेक्शंस, चुनाव जीतने के लिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, यानी कि गलत तरीके के हथकंडे भी कई बार अपनाए जाते हैं। Some people say that this pressure to win electoral fight does not allow sensible long-term policies to be formulated. और लेकिन ये क्या है, ये ज़्यादा चलता नहीं है। Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. जो चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग भी जो अच्छी तरह से राजनीति करना चाहते हैं वो इस एरेना यानी कि इस परिधि के अंदर नहीं आते हैं। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स। और वे अपने को नहीं घसीटना चाहते इस अनहेल्दी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। तो देखिए इसके लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान निर्माता थे, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में, वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। तो वो इससे अवेयर थे। येट दे opted for free competition in elections as the way to select our future leaders। तो उन्होंने इस तरह का एक कंपटीशन पर भी चर्चा की। They did so because this system works better in the long run। क्योंकि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी
इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल। एक आइडियल जो आपका पॉलिटिकल एक जो वर्ड होता है उसमें सभी पॉलिटिकल लीडर्स को पता होता है कि लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिज़ायर टू सर्व देम, और उसी से प्रेरित होते हैं वो कि लोगों को सर्व करें। बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ, लेकिन ये रियल लाइफ में नहीं होता है। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाय अ डिज़ायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर्स। देखिए कई जो नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनकी जो इच्छा होती है पॉलिटिकल कैरियर वो अपनाना चाहते हैं। दे वांट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्व्स, और वो इसी पावर के साथ रहना चाहते हैं जिसे वो प्राप्त कर लेते हैं। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, और वो देखिए लोगों को सेवाएं देने की उनकी इच्छा हो भी सकती है, बट इट्स रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑफ देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। लेकिन ये उन पर ही निर्भर है और काफ़ी हद तक ये रिस्की भी है, यानी कि जोखिम भरा भी है अगर उन पर ही पूरा भरोसा कर लिया जाए। दे मे नॉट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो। देखिए कई बार पता नहीं होता है क्या रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, और देयर आइडियाज़ में नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट। और कई बार क्या हो सकता है कि जो उनके आइडियाज़ हैं, उनके जो विचार हैं, वो लोगों की जो ज़रूरी इच्छाएं हैं, जो वास्तविक इच्छाएं हैं, उससे मिलें, ये संभव नहीं है। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन। तो अगर इस तरह की रियल लाइफ सिचुएशन आए तो कैसे डील की जाएगी इससे। वन वे इज़ टू ट्राई द इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। तो इसका जो सबसे सही तरीका है वो है जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी रखना और उनके व्यक्तित्व के बारे में पूरी तरह से जानना कि वो किस तरह के हैं और क्या चाहते हैं। द अदर एंड मोर realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so। और देखिए एक और तरीका है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए भी रिवॉर्ड भी हो और पनिशमेंट भी हो। सो हु डिसाइड्स दिस रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट। तो कौन इस रिवॉर्ड्स को, ये जो उपहार मिलते हैं वापस और ये जो पनिशमेंट होती है, इन्हें कौन डिसाइड करता है। द सिंपल आंसर इज़ द पीपल। और इसका अगर हम सही जो सरल उत्तर है वो है लोग। देखिए लोग ही चुनते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को। दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज। और यही कौन करता है, इलेक्टोरल कंपटीशन, जो हमारा चुनावी प्रतिस्पर्धा होती है। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। तो देखिए यही जो इलेक्टोरल कंपटीशन होते हैं, चुनावी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, इसी से जो पार्टीज और लीडर्स होते हैं उनका भविष्य तय होता है। दे नो दैट इफ दे रेज इश्यूज दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। वो जानते हैं कि जो लोगों की इच्छाएं हैं अगर वो पूरी करेंगे तो यही मुद्दे हैं जो उन्हें आगे के चुनाव में भी जीत दिलाएगी। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स, लेकिन अगर वो फेल हो गए किसे सेटिस्फाई करने में, जो उनके वोटर्स हैं, वोट देने वाले हैं, विद देयर वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। तो वो अगली बार चुनाव जीतने के योग्य नहीं होंगे। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि जो रेगुलर इंटरवल्स पे आपके इलेक्शंस होते हैं, अगर उस पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर नॉट फुलफिलिंग आवर नीड्स, वोटर्स नीड्स, सो इन द नेक्स्ट इलेक्शंस they will not get their vote again। तो हम इस तरह समझ सकते हैं। So if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people। This is to bit like the way market works। Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customers। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए जैसे कोई शॉपकीपर है, इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, अगर वो केवल प्रॉफिट पे ही अपना ध्यान देगा, ही इज़ फोर्स्ड टू गिव गुड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। तो उसे
उतनी ही अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी अपने कस्टमर को, तभी उसे लाभ ज़्यादा मिलेगा। इफ़ डज नॉट, अगर वो नहीं करता, द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप, तो जो कस्टमर होगा वो किसी और दुकान से सामान लेगा। तो इसी को हम समझ सकते हैं पार्टी सिस्टम से भी, कि अगर एक पार्टी अगर अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है, लोगों की जो इच्छाएं हैं, तो जो लोग होंगे वो किसी दूसरी पार्टी को भी चुन सकते हैं। सेम एज द गिवन स्टोरी। सिमिलरली पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन में cause divisions and some uglinesses, but it finally help the force political parties and leaders to serve the people। लेकिन ये क्या है, ये होना चाहिए, जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं ये फोर्स करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो लोगों को सेवाएं दें। सो स्टूडेंट्स, एट लास्ट इन दिस चैप्टर, इन दिस पार्ट, लेट्स हैव अ लुक एट इन दीज कार्टून्स। देखिए कार्टून्स बने हुए हैं, थ्रू दिस कार्टून्स यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द वोटर्स। देखिए यहाँ पर पहले आप इस कार्टून में देखिए, इरफान द्वारा बनाया गया है, मेड बाय इरफान। मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं। कौन कह रहे हैं? नेताजी कह रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो वोटर्स हैं, मेरे पास वोट है। यानी कि थ्रू दिस कार्टून वी कैन अंडरस्टैंड दैट द पावर इज होल्ड बाय द वोटर्स। जितनी भी पावर है वो किसके पास है? वोटर्स के पास। तो समझ सकते हैं हम उससे। इन द नेक्स्ट कार्टून यू कैन सी प्रोमिसेस। जो देखिए चुनाव आते हैं तो जो नेताजी होते हैं तरह तरह के प्रोमिसेस लेके आते हैं। इन दिस कार्टून यू कैन सी, तो इस तरह वो प्रोमिसेस देते रहते हैं सो दैट द वोटर्स विल give him vote। So students, the first part of this chapter ends here. I hope you understood it well. So rest of the chapter we will continue in the next part. So till then, bye.